इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में देश विदेश से आए हुए सभी मेहमान, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में कुछ मिनट विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। न्यू इंडिया के संकल्प के इस बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में आप सभी न्यू इकोनॉमी, न्यू रूल्स पर मंथन करने के लिए यहां जुटे हुए हैं। सवाल ये कि ये नया क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स भी डेली छपता है, पेपर की क्वालिटी भी रोज वही होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी रोज वही होती है, बैनर पर आप जो लोग जो अखबार का नाम लिखते हैं उसका फॉन्ट और स्टाइल सब वही होता है। फिर भी हम कहते हैं हर रोज नया अखबार निकलता है। और फर्क होता है अखबार के कंटेंट का, और इसी कंटेंट के आधार पर आप लोग कहते हैं ये ताजा खबर है, ये नई खबर है। साथियों, अगले कुछ महीनों में हमारी सरकार 4 वर्ष पूरे करने जा रही है। देश वही है, लोग वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, लेकिन फिर भी एक बदलाव देश विदेश में स्पष्ट नजर आ रहा है। देश के आर्थिक और सामाजिक कंटेंट पर आए इस बदलाव में ही न्यू इंडिया, न्यू इकोनॉमी के न्यू रूल्स निहित है। आपको ध्यान होगा 4 साल पहले पूरी दुनिया में जब भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती थी तो कहा जाता था फ्रेजाइल 5। दुनिया हम पर हंसती थी और हंस करके कहती थी कि ये खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबो देगा। वो दिन थे। आज फ्रेजाइल 5 की नहीं, भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा हो रही है। अब दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहती है। साथियों, भारत का विकास पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। वर्ल्ड जीडीपी में अगर हम नॉमिनल टर्म में डेटा को देखें तो बड़े रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के आंकड़ों के अनुसार 2013 के अंत में भारत का वर्ल्ड जीडीपी में नॉमिनल टर्म में कंट्रीब्यूशन 2.4% था। हमारी सरकार के लगभग 4 वर्षों में ये बढ़कर 3.1% हो गया है। आंकड़ा छोटा लगता ना, इसलिए देर लगी।
लेकिन ये बहुत बड़ा जंप है। विश्व अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा पाने में अब समझ आएगा। जिस अर्थव्यवस्था को पाने में 8 साल लगे थे, वो हमारी सरकार ने 4 साल में करके दिखाया है। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य आईएमएफ के डेटा से निकल करके आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में नॉमिनल टर्म में जो पिछले 4 वर्षों में वृद्धि हुई है, उसका 21% भारत में हुई वृद्धि के कारण है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश जो वर्ल्ड जीडीपी का केवल 3% है, वो 7 गुना ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर देख लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, इंटरेस्ट रेट हो, एफडीआई इनफ्लो हो, भारत सभी में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 4% के अलार्मिंग स्तर पर था, उसे कम करके हमारी सरकार पहले 3-3.5 वर्षों में औसतन 4% से 1% पर हम ले आए हैं। पहले की सरकार के समय फिस्कल डेफिसिट 4.5% के आसपास था, उसे हमारी सरकार कम करके 3.5% तक ले आई है। हमारी सरकार के 3.5 साल में लगभग $209 बिलियन ग्रॉस एफडीआई आया है, जबकि पिछली सरकार के 3 साल में $117 बिलियन एफडीआई आया था। आज देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $300 बिलियन से बढ़ करके $419 बिलियन के स्तर पर पहुंचा है। बावजूद इसके कि 2013 के संकट के दौरान किए गए स्पेशल फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी एफसीएनआर के लगभग $24 बिलियन का रिपेमेंट भी देश पूरा कर चुका है। इन्फ्लेशन रेट नियंत्रित रखने और हाई प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से रुपए का आउटलुक भी बेहतर बना हुआ है। ब्याज दर में 1% से ज्यादा की कमी का लाभ ग्राहकों, हाउसिंग सेक्टर और अन्य उद्योगों को हो रहा है। साल दर साल हमारी सरकार सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सुधारने में सफल रही है। हम हर बार उसको इंप्रूव करते गए हैं। लेकिन क्या पुराने तौर तरीकों से ये संभव था? तो जवाब ना में है। पुरानी अप्रोच पर चलते हुए ये बदलाव असंभव था। देश में ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि देश अब एक नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने सामर्थ्य, अपने संसाधन पर भरोसा करके न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्ष में देश के इकोनॉमिक वर्ल्ड ने
एक नई चीज सीखी है और वो है कॉम्पिटिटिवनेस। जब आगे बढ़ने की होड़ नहीं होगी, जब एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, तो फिर न स्पीड आएगी और न ही ऊंचे हॉरिजॉन्स पर जाकर के हम सोच पाएंगे। साथियों, आज भारत की इस कॉम्पिटिटिवनेस, इसको पूरी दुनिया वैलिडेट कर रही है, सैल्यूट कर रही है। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया के फेवराइट एफडीआई डेस्टिनेशंस में एक है। दुनिया की टॉप 3 प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमीज में भी भारत का नाम है। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप 2 इमर्जिंग परफॉर्मर्स के रूप में उसका नाम है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हमने सिर्फ 3 साल में 42 अंकों का सुधार किया है। आज हम 142 से 100वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियां भी भारत की रेटिंग में सुधार कर रही है। भारत अब दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमीज में से एक है। साथियों, जब मैं पिछली बार आपके इस कार्यक्रम में आया था, तो उस समय जीएसटी सिर्फ संभावनाओं में था। आज जीएसटी एक सच्चाई है। स्वतंत्रता के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म को लागू हुए भी 7 महीना होने को है। जीएसटी ने देश को एक बेहतर टैक्स कंप्लायंस सिस्टम, बेहतर रेवेन्यू सिस्टम दिया है। इसने गुड्स के फास्टर मूवमेंट को बढ़ावा दिया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम की है और एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल बनाया है। फ्रेंड्स, हमारे देश में 70 साल के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के बावजूद लगभग 60 लाख व्यापारी ही, आपके लिए कह रहा हूं, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि किसी और के लिए होगा तो आपकी और आपकी बिरादरी के लिए कह रहा हूं। सिर्फ इतना बड़ा देश, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, सिर्फ 60 लाख व्यापारी ही ऐसे थे जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के दायरे में थे। ओनली 60 लाख। जीएसटी के सिर्फ 7 महीनों में ये आंकड़ा करीब करीब 1 करोड़ को पार कर गया है। इससे देश में ईमानदार बिजनेस कल्चर को बल तो मिला ही है, टैक्स नेट के इस विस्तार की वजह से ईमानदार टैक्स पेयर को कम टैक्स का रिवॉर्ड भी मिला है। साथियों, ये आपकी जानकारी में रहा है कि हमारी सरकार को ट्विन बैलेंस शीट की किस तरह की लीगेसी मिली है। बैंकों की पहले की व्यवस्था से तो आप अवगत ही है कि किस तरह से क्रॉनी कैपिटलिज्म का वातावरण व्यापक रूप से सिस्टम को इंट्रैच था। इसे सुधारने के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जैसा बड़ा रिफॉर्म भी हमारी सरकार ने किया। आज देश में 2000 से ज्यादा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और 62 इंसॉल्वेंसी एंटिटीज 24 घंटे इस समस्या को दूर करने में जुटी हुई है। सिर्फ 3 महीने में हमारी सरकार
2700 से ज्यादा केसों को सुलझा चुकी है। एक और चुनौती भरा विषय था एक्सपोर्ट का। अगर हम साल 2014-16 के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डेटा अगर उसको देखें तो पाएंगे कि दोनों में ही करीब करीब 15% की गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आई, इस पर कई तरह की राह लोगों ने बताई। एक संभावना और है जिस पर अर्थनीति के जानकारों को मंथन करना चाहिए। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारी सरकार का पहला बड़ा फैसला था एसआईटी के गठन का। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग की भी बहुत गंभीर समस्या है। इस रिपोर्ट से मिली जानकारी के बाद सरकार ने ओवर इनवॉइसिंग से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। अब ये इकोनॉमिक्स के लिए, और मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं, अभी इकोनॉमिक्स के लिए स्टडी का सब्जेक्ट है कि बिना ट्रेड डेफिसिट में बड़े बदलाव हुए आखिर क्यों इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में एक ही तरह की गिरावट आ रही थी। क्या इसके पीछे वजह ओवर इनवॉइसिंग थी, बेस करेक्शन था? विनीत जी, अब कल कोई ये मत छापना कि एक्सपोर्ट यूनियन पर मोदी ने दी सफाई। मैं एक एंगल आपके सामने रख रहा हूं जिस पर आप सभी को सोचना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी ये भी होगी कि सख्ती के लंबे दौर के बाद अब एक्सपोर्ट के हाल के आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति तेजी से सुधर रही है। साथियों, अपने हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जब पानी को उबालने के लिए रखते हैं तो एक खास टेम्परेचर पहुंचने के बाद ही स्टीम में ट्रांसफॉर्म होता है। उस तापमान पर पहुंचने से पहले न पानी उबलता है और न स्टीम बनती है। इसी तरह से सरकार के इनिशिएटिव्स लोगों तक पहुंचे, इसके लिए स्पीड, स्केल और सेंसिटिविटी की आवश्यकता होती है। जब स्पीड, स्केल, सेंसिटिविटी के साथ काम होता है तो सक्सेस अनिवार्य रूप से मिलती है। हमारी सरकार ने अटकाने, भटकाने, लटकाने वाला पहले का कल्चर खत्म कर दिया है। इसकी वजह से पूरे सिस्टम में एक नई चेतना आई है, एक नई तेजी आई है। पहले की सरकार में जिस स्पीड से रेलवे लाइनों का ब्रॉडगेज में बदला जा रहा था, आज उससे 2 गुनी रफ्तार से रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप ग्राफिक देखते होंगे, मैं साथ आज आपकी सुविधा के लिए ले आया हूं क्योंकि बहुत सी चीजें को रजिस्टर करने को तैयार नहीं है जी। बहुत सी बातें इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी। पहले की सरकार में जिस रफ्तार से गांव में सड़क बन रही थी, नेशनल हाईवे बन रहे थे, अब इस सरकार में वही काम उससे 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है।
पहले की सरकार में जिस स्पीड से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी, आज यही काम उससे 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। पहले की सरकार में जिस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जोड़ी गई थी, आज उससे ज्यादा तेजी से उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की सरकार में 3 साल की मेहनत के बाद, अरे बड़ी गंभीरता से सुनिए, 3 साल की मेहनत के बाद जहां सिर्फ 59 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, वहां हमने भी सिर्फ 3 साल में ही 1,10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहले सिर्फ 28 योजनाओं की राशि बैंक में सीधी ट्रांसफर की जाती थी, अब 400 से ज्यादा योजनाएं डीबीटी से जुड़ गई है। आप सोचिए, एक छोटा सा एलईडी बल्ब पहले 350 रुपये में मिला करता था, उसे कम करते करते हम 40-50 रुपये पर ले आए हैं। दुनिया के कई देशों में आज भी ये एलईडी $3 तक मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार इसकी कीमत को $1 से भी कम तक ले आई है। 2014 से पहले हमारे देश में जहां सिर्फ 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, याद रहेगा ना, हमारी सरकार बनने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर के 120 के आसपास पहुंच गई है। कहां 3 कंपनियां, कहां 120। इसी का परिणाम है कि जहां साल 2014-15 में देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल का इंपोर्ट किया जाता था, वहीं अब ये घटकर आधा रह गया है। क्या ये परिवर्तन ऐसे ही आ गया? क्या ये बदलाव ऐसे ही आ गया? इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, वो हमारी सरकार ने दिखाई है। यही न्यू इकोनॉमी के न्यू रूल्स हैं। भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनाने के बाद से हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स आधारित डेवलपमेंट पॉलिसीज और डेवलपमेंट पॉलिसीज आधारित बजट पर जोर दिया है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर पर, टेक्नोलॉजी पर, हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर जितना निवेश किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार देश में एविएशन पॉलिसी बनी है। एविएशन सेक्टर में इसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में प्राइवेट या पब्लिक टोटल 450 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। इस एक वर्ष में हिंदुस्तान से 900 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बुक हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जिस डिफेंस सेक्टर में कोई एफडीआई के बारे में सोच नहीं सकता था, उसमें भी हमारी सरकार ने निवेश की नई संभावनाएं पैदा की है। हमारी सरकार देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार कर रही है, उन्हें इंटीग्रेट कर रही है। ये सारा निवेश, सरकार की योजनाएं अपने साथ रोजगार के लाखों अवसर लेकर के भी आ रही है। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने देश में जॉब सेंट्रिक के साथ ही
पीपल सेंट्रिक ग्रोथ पर भी जोर दिया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो, जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशन को भी ध्यान में रखे। साथियों, हमारी सरकार में ये दम नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम सबकी राय और सबके अनुभव को साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी आवश्यकताएं, उनकी चिंताएं सुनती है और इसी वजह से अनेक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज के इनोवेटिव सॉल्यूशंस आज निकल रहे हैं। पहले दिन से हमारी कोशिश रही है कि सिस्टम में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंसिटिविटी परकोलेट किया जाए। मैं खुद अनेक बार किसानों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, यंग सीईओ से मिलकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन करता रहा हूं, उनसे जानकारियां लेता रहा हूं, उनके सुझाव लेता रहा हूं। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे लोगों को फीडबैक हमें सीधे मिलते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है। साथियों, कई बार जो थियोरेटिकल सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट नजर आते हैं, वही कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ओरिजिन बन जाते हैं। इसे तभी समझा जा सकता है जब सरकार संवेदनशीलता के साथ सारी बारीकियों को समझ रही हो। जैसे बांबू पर हाल में लिए फैसला, यूरिया की 100% नीम कोटिंग, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में इंटरव्यू खत्म करने का फैसला, गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराने की बाध्यता खत्म करने का फैसला, ये कार्य पहले भी किए जा सकते थे, लेकिन सेंसिटिविटी की कमी ने, जनता से कनेक्ट की कमी ने ऐसा नहीं होने दिया। साथियों, हमारे यहां हेल्थ एक ऐसा सेक्टर रहा है जो होलिस्टिक अटेंशन से दूर रहा। हेल्थ से जुड़ी योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन उनमें भी सेंसिटिविटी की कमी रही। हम गुड हेल्थ केयर के साथ साथ गुड हेल्थ को भी इंश्योर कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष की वजह से देश में टीकाकरण का दायरा बढ़ने की रफ्तार 6 गुना बढ़ी है। 3000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर्स पर 800 से ज्यादा दवाइयों को कम कीमत पर दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमत 80% तक कम की है। नी इम्प्लांट की कीमत को नियंत्रित किया है। किडनी के लगभग 2.5 लाख डायलिसिस सेशंस, 2.5 लाख मरीजों को करीब 25 लाख डायलिसिस सेशंस मुफ्त में कराए गए हैं। इस बजट में हमने देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत का ऐलान किया है। इसके तहत हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। साथियों, डिजिटल इंडिया मिशन का आधार हमारे समाज को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदलना और देश के अर्थतंत्र को नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है। 100 करोड़ बैंक अकाउंट, 100 करोड़ आधार कार्ड, 100 करोड़ मोबाइल फोन, इसकी ट्रिनिटी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने वाली है जो पूरी दुनिया में एक अलग व्यवस्था खड़ी करेगी। जैम, जनधन आधार मोबाइल। साथियों, एमएसएमई का इकोसिस्टम हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योगों को
फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए हायर क्रेडिट सपोर्ट, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी और इनोवेशंस पर हम बल दे रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एमएसएमईज को फाइनेंशियल एक्सेस प्रदान करने के लिए, उसके विकास में और तेजी लाने के लिए फिनटेक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। बढ़ता हुआ इसका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। साथियों, जब मैं इससे पहले आपके इस आयोजन में आया था तो मैंने हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इन विषयों की बातें की थी। देश में बीते 3 साल में गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए लगभग 1 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। 4 करोड़ घरों को बिजली से रोशन करने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन, एक चाय भी 90 पैसे में नहीं मिलती है। मैं जब बेचता था तब तो मिलती थी। सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीने के प्रीमियम पर हमारी सरकार ने 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच दिया गया है। इन बीमा योजना के माध्यम से गरीबों को अब तक 2000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की क्लेम राशि ऑलरेडी दे दी है। साथियों, हमारी सरकार की नीतियां, नियुक्तियां, निर्णय, नियत, नियम सभी का एक ही लक्ष्य है, देश का विकास, देश के गरीब का विकास। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम गरीबों को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-3.5 साल में जनधन योजना के तहत देश में 31 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। सिर्फ अकाउंट ही नहीं खुले, इनमें आज लगभग 75,000 करोड़ रुपए जमा है। इस दौरान सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 2014 के लगभग 40% से बढ़कर के 78% से ज्यादा हो गया है। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 11 करोड़ लोन दिए हैं। इसके तहत 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिना बैंक गारंटी देश के नौजवानों को, महिलाओं को दी गई है। इस योजना से देश को लगभग 3 करोड़ नए उद्यमी मिले हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे गए हैं। 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मिशन को साकार करने का प्रयास हो रहा है। साथियों, इस साल के बजट में न्यू इकोनॉमी से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। इस लागत में किसान के द्वारा लिए गए दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी, मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू, वर्किंग कैपिटल में ऊपर दिया गया ब्याज, लीज ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया और अन्य सारे खर्च शामिल है।
इतना ही नहीं, किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा। देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री इससे कीमत बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। साथियों, ऐसे अर्थशास्त्रियों को यह भी तो विचार करना चाहिए कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े हर फैसले का हमें समर्थन करना चाहिए और सरकार के इस प्रयास में आय के स्रोत चिन्हित करें तो निसंकोच अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। साथियों, सरकार ने पिछले 3 वर्षों में ईमानदारी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया है। तकनीक के माध्यम से व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया जा रहा है, लीकेज रोकी जा रही है। डीबीटी के जरिए सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों से जाने से उन रुपयों को बचाया है। 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। इन कंपनियों के डायरेक्टर्स के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं और इनके किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनने पर भी रोक लगा दी गई है। यहां इस अवसर पर मैं देश के उद्योग जगत, हर सेक्टर के लोगों, हर प्रोफेशनल से एक आग्रह करना चाहता हूं। देश की वर्तमान आवश्यकता क्या है, भविष्य की जरूरत क्या है, उस अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा बना करके रखिए। निर्णय करने से पहले इन चीजों को पहले सोचिए। एक अपील मैं ये भी करना चाहता हूं कि विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नियम और नियत यानी एथिक्स बनाए रखने का दायित्व जिन्हें दिया गया है वो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं। विशेषकर जिन्हें निगरानी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, करती रहेगी और करेगी। जनता के पैसे का अनियमित अर्जन इस सिस्टम को स्वीकार नहीं होगा। यदि न्यू इकोनॉमी न्यू रूल का मूल मंत्र है, साथियों, यहां न्यू इकोनॉमी की बात हो रही है। मैंने यहां हो रहे अलग अलग सेशंस के बारे में जानकारी ली तो एक विचार मुझे भी आया। ये विचार है देश की अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों में, और मैं मानता हूं इस पर गहन चिंतन देश में होने का समय आ गया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट देश पर पड़ेगा उसकी भी चर्चा होना जरूरी है। ये विषय सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, ये विषय सब सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है। ये 1.3 बिलियन हिंदुस्तानियों का विषय है, आप सबका विषय है। और इस अनिश्चितता के कारण, लगातार चुनाव के माहौल के कारण मैं देख रहा हूं कि विदेश से भी जो इन्वेस्ट करने आते हैं वो भी सोचते हैं ठहरो यार, पहले वहां चुनाव समाप्त होने दो। वे प्रभावित होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी इससे प्रभावित होता है। कई देशों में चुनावों का समय, महीना और दिन सब कुछ तय होता है। वहां के देशों में औद्योगिक विकास का इस पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। भारत का आर्थिक विकास, भारत में गुड गवर्नेंस के निरंतर प्रयास,
भारत में वैश्विक मानदंडों को पाने वाली नीतियों और कार्यक्रम, विश्व के साथ आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी के संबंध में व्यापक सहमति के प्रयास, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के केंद्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता, ये सारी बातें पूरे विश्व को समझ आ रही है, भारत की ओर आकर्षित कर रही है। आधुनिक परिवेश, नए ग्लोबल सिनेरियो में भारत फ्रंटलाइन फोर्स बन सकता है। टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में दुनिया का नेतृत्व भारत कर सकता है। हम में वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो संसाधन है कि हम न्यू इंडिया के सपने को सच कर सकते हैं। आइए अपने समक्ष मौजूद हर चुनौती को अवसर में बदलकर हम न्यू इंडिया का निर्माण करें, अपने संकल्प को सिद्ध करें। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।